वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हमने पेपर 1 का यूनिट 2 स्टार्ट किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसके अंडर में कुछ थ्योरीज हमें पढ़नी है। तो पहली थ्योरी हमने स्टार्ट करी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पिछले क्लास में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी बताया गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि उसका इंपॉर्टेंस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था और लिमिटेशंस क्या थे। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब कोई भी थ्योरी जब निकाली जाती है तो उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं। थ्योरी यानी कि बिना प्रैक्टिकल किए थ्योरेटिकली कुछ लॉज या प्रिंसिपल्स बताना, कुछ बातें बताना कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ये इस तरह से होता है, इस चीज़ का कारण ये है, ऐसा थ्योरेटिकली बताना। उन पॉइंट्स को कहते हैं पोस्टुलेट्स। और यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो इस तरह से है। A covalent bond is formed when half-filled valence orbital of one atom overlaps with half-filled valence orbital of another atom। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब एटम्स हम लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो बीच में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और उसके सराउंडिंग में इस तरह से ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इसी तरह का कोई और एटम जब अप्रोच करेगा इस एटम को, तो उसमें भी आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इंटरैक्ट करते हैं और ये एटम्स पास आकर ओवरलैप करते हैं। ये हो गया इनका एरिया ऑफ ओवरलैप का रीजन, जिसमें ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं दोनों पार्टनर में। सपोज इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था, इसका भी एक था, तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया है ओवरलैप रीजन में। अब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है और इसके भी है, मतलब इक्वली शेयर्ड हो गया। और इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे फॉर्म हुआ? ओवरलैप होने से। ओवरलैप में क्या था? इनके वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह से होता है। यहाँ लिखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, एक एटम का हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, जैसा अभी हमने फिगर में देखा था। सेकेंड पोस्टुलेट है ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो इस तरह की स्पिन दिखा रहा है क्लॉकवाइज, तो दूसरे पार्टनर एटम का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी अपोजिट होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर इस तरह से पेयर अप होंगे अपोजिट स्पिन वाले। तो पहला पॉइंट था कि दोनों बॉन्डिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सेकंड पॉइंट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपोजिट स्पिन होने चाहिए। दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर सेम स्पिन वाले होंगे तो वहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। थर्ड है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रलाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब जो दो अपोजिट स्पिन हमने देखा, तो अपोजिट स्पिन वाले एटम्स जब पास आएंगे तो दोनों अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर ओवरलैप रीजन में रहते हैं और वहाँ पर उनकी स्पिन न्यूट्रलाइज हो जाती है। प्लस हाफ माइनस हाफ ज़ीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी स्पिन, और इस न्यूट्रलाइजेशन के वक्त कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ओवरलैप होने से क्या होता है, जो हमने यहाँ पे ओवरलैप का एरिया दिखाया है, इधर क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए अपोजिट स्पिन वाले और उनकी स्पिन न्यूट्रलाइज हो गई, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है स्पिन। तो इस एरिया में अब दो इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर रिपल्शन डिक्रीजेस, न्यूक्लियर रिपल्शन डिक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट है ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो हमने फिगर में ओवरलैप दिखाया था वो इस तरह से हुआ है। यही ओवरलैप ऐसा भी हो सकता है, ये पोर्शन और बढ़ भी सकता है, और यही पोर्शन ओवरलैप का जो रीजन है ये कम भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल इतना सा हुआ होगा, ये भी हो सकता है। तो इन तीनों केस में आपको दिख रहा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप अलग अलग है। कहीं पर ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पर ओवरलैप बहुत कम हो रही है।
जिस केस में ओवरलैप मैक्सिमम एक्सटेंट तक होती है वो बनेगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मतलब मोर इज़ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड। बट कंप्लीट ओवरलैप, अब जैसा अभी देखा कि जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे एटम इस तरह से ओवरलैप हो जाए, पूरा का पूरा एटम ओवरलैप नहीं होगा। क्या कारण है इसका? क्योंकि हमें पता है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा पास आते हैं तो उनका वो पॉजिटिव चार्ज भी तो पास आ रहा है, और जब सेम चार्ज बहुत क्लोज आ जाते हैं तो वहाँ पे रिपल्शंस होंगे। इसीलिए कंप्लीट ओवरलैप इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू इंटर न्यूक्लियर रिपल्शंस। तो ओवरलैप ज़्यादा होनी चाहिए, उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बट कंप्लीट ओवरलैप कभी नहीं हो सकता। ये एक फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनपेयर्ड, उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो चीज़ बनाएगी। जो एटम है उसमें सपोज बाहर के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 का पेयर है और एक सिंगल है। तो जो सिंगल वाला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो पेयर है वो नहीं करेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। पेयर्ड है तो उनसे कोई बॉन्ड नहीं बनता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, व्हेन बॉन्ड फॉर्म्स रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड एनर्जी इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। रिपल्शन किस में? अपोजिट चार्जेस में, और रिपल्शन सेम चार्जेस में, यानी कि दोनों एटम के पॉजिटिव न्यूक्लियस प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, बट एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन इस वाले के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। मीन्स कई तरह के यहाँ पे रिपल्शंस और अट्रैक्शंस हो रहे होते हैं सिस्टम में। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस वक्त एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, और किसी भी चीज़ में जब एनर्जी मिनिमम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी है। एक बार फिर से देखते हैं। पोस्टुलेट्स में बताया गया है कि सबसे पहला, हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल की ओवरलैप होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा, ओवरलैप करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए और अनपेयर्ड होने चाहिए। तीसरा, ये स्पिन्स ओवरलैप होने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाती है और एनर्जी रिलीज होती है। चौथा, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा। पांचवा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ बॉन्डिंग एटम। और लास्ट पोस्टुलेट है कि बहुत सारे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ प्रेजेंट होते हैं सिस्टम में बॉन्डिंग एटम्स के, बट वो बैलेंस हो जाते हैं जब बॉन्ड फॉर्म होता है और एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट दैट पॉइंट व्हेन बॉन्ड फॉर्म्स, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी हो गए। इसके बाद में एक बेसिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताया है H2 का एग्जांपल लेके कि व्हेन H2 मॉलिक्यूल फॉर्म्स तो किस तरह से एनर्जी चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर जो ये दिखाया हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का प्लॉट है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहने का मतलब जब दो एटम ओवरलैप कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं, तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जितना ये पास आएंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा। ये पहला कर्व है और ये सेकेंड कर्व है। सेकेंड कर्व में आपको दिख रहा है कि एक मिनिमम पॉइंट, ये जो रेड डॉट से दिखाया है, यहाँ तक ग्राफ नीचे जा रहा है, उसके बाद वापस से ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट पर हाइड्रोजन एटम्स अभी दूर दूर है, दोनों भी धीरे धीरे वो पास आते हैं। जैसे पास आ रहे हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि एनर्जी मिनिमम है। इसके बाद अगर वो और क्लोज आते हैं तो एनर्जी वापस से हाई होती है और फिर एटम सेपरेट ही हो जाते हैं लास्ट में, बिकॉज ये पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन का पॉइंट है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसलिए मिनिमम
एनर्जी दिख रही है। इसके बाद अगर वो और ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे से क्लोज जाते हैं तब वहाँ पे न्यूक्लियर रिपल्शंस आएंगे और वापस से रिपेल होकर वो दूर हो जाते हैं। तो ये एक कर्व बताया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का। ये जो पोर्शन है इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर यहाँ दिया है कि किस तरह से हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो एनर्जी चेंजेस और इंटरन्यूक्लियर चेंजेस कैसे हो रहे हैं। Hitler and London put forward this theory and later it was extended by Pauling and Slater. This theory based on pairing of opposite spin electrons. तो दो हाइड्रोजन्स हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये पहला हाइड्रोजन हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। क्लोज आते आते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप होने के बाद दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही है बीच में, इस ओवरलैप रीजन के अंदर। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन में भी और इस हाइड्रोजन में भी। ठीक है, ये पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर वो और ज़्यादा ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रिपल्शन आ जाएगा, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया और मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। हिटलर लंडन कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम विच कम क्लोज टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैलकुलेट करी थी और उस हिसाब से एक कर्व से डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एनर्जी चेंजेस होते हैं। केस 1, पहले केस में व्हेन बोथ हाइड्रोजन एटम अप्रोचिंग ईच अदर देन दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट सेम स्पिन। तो अगर दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं बट दोनों के इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, मतलब कि ये दो हाइड्रोजन्स क्लोज तो आ रहे हैं एक दूसरे के बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐसी ही स्पिन कैरी कर रहे हैं, तो उस केस में सेम स्पिन है तो वो न्यूट्रल हो नहीं सकती, इसलिए ये रिपेल ही करेंगे और बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो वो यहाँ बताया है कि व्हेन दे अप्रोच ईच अदर हैविंग इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन देन देयर एनर्जी इंक्रीजेस, और एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए कर्व 1 में जो दिखाया है उस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्व नीचे मिनिमम पहुँचा ही नहीं है, कर्व यहाँ से वापस इंक्रीज होने की ओर चला गया, मतलब थोड़ी देर वो पास आए एटम्स इसलिए नीचे आया कर्व, एनर्जी कम हुई, बट जैसे ही देखा स्पिन सेम है दोनों तरफ तो फिर से रिपल्शन हो गया और एनर्जी बढ़ने लगी और एटम्स दूर दूर रिपेल हो गए। तो दिस इज़ ड्यू टू रिपल्शन। इस केस में जहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच तो कर रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, तो बॉन्ड नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ रिपल्शंस। केस 2 में हम सेकेंड कर्व की बात करेंगे। केस 2 में व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम हैविंग अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन अप्रोच ईच अदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। अपोजिट स्पिन वाले यानी कि इसी डायग्राम में अब इसका स्पिन अपोजिट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे स्पिन वाले दो हाइड्रोजन एटम जब अप्रोच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड रीचेस सर्टेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ये इस तरह से एनर्जी कम कम होते जाती है और एक ऐसा पॉइंट रीच करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम, उसके बाद इंक्रीज होने लगता है, यानी कि ये ही एक ऑप्टिमम डिस्टेंस था जिस पे बॉन्ड एकदम परफेक्टली फॉर्म हो रहा है। तो मिनिमम शोज बॉन्ड फॉर्मेशन, ये रेड डॉट जो है मिनिमम पॉइंट वही बताता है कि इस पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। अगर अब इससे ज़्यादा क्लोज वो मूव करेंगे, इफ दे मूव फर्दर क्लोज अगेन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड मॉलिक्यूल बिकम्स अनस्टेबल। तो इस तरह का केस होगा जो मैंने पहले ही फिगर में आपको बताया कि ये क्लोज अप्रोच कर रहे हैं अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एक मिनिमम डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई है और बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। इससे ज़्यादा क्लोज अगर आप और ओवरलैप करेंगे वो तो फिर रिपल्शन होंगे और ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए फर्दर और क्लोज आने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, मीन्स अनस्टेबल हो जाएगा वो। When hydrogen bond H2 bond is formed, both hydrogen atom can exchange electron and this exchange forces stabilize the molecule. अब जैसे हमने देखा कि दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरलैप रीजन में आ गए, तो अब
इसका इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे है, इसका भी यहीं पे, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ये एक्सचेंजेस होने की वजह से मॉलिक्यूल और स्टेबल हो जाता है। तो दिस वाज स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि किस तरह से एक मिनिमम पॉइंट रीच होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होता है और बॉन्ड फॉर्म हो चुका होता है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ VBT। लिमिटेशंस में हमने देखा था कि कुछ चीज़ें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो उसी को शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, structure of odd electron molecules, directional nature of covalent bond, formation and structures of several compound involving resonance and hybridization। तो कुछ चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा सकती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड और ओवरलैप का जिक्र किया हुआ है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नहीं बताया हुआ है। मैग्नेटिक नेचर तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं करती। ऑड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, और डायरेक्शनल नेचर ये भी नहीं है, और रेजोनेंस जैसे फेनोमेना भी नहीं एक्सप्लेन करेगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद हमने देखा था सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में लास्ट क्लास, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में भी डायग्राम्स के साथ। फिर से उसको एक बार देखते हैं यहाँ पे कि ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बेस्ड ऑन शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अब ये पढ़ने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि शेप किस किस तरह के होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल की। तो देखते हैं पहले। अब जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, S, P, D और F। अभी मैक्सिमम काम अपने को S और P का पढ़ने वाला है। S जो होता है, S ऑर्बिटल गोल रहेगा, स्पेरिकल, इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई लोड नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे S पे स्प्रेड होके स्पेरिकली गोल गोल। P ऑर्बिटल जो होते हैं ये डम्बेल शेप्ड होंगे, यानी कि 2 लोब्स इस तरह से दिखते हैं, बीच का पॉइंट ऐसा रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, और यहाँ पे मिनिमम है, 0 है, इसलिए इसको नोड कहते हैं। नोड यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो S का शेप स्फेरिकल होता है, S ऑर्बिटल का, और P ऑर्बिटल का डबल लोब्ड या डम्बेल शेप्ड होता है। ये 3 एक्सिस में होते हैं, इसलिए जब ये ऐसा वर्टिकल एक्सिस में है तो इसे कहेंगे PY, हॉरिजॉन्टल में है तो वो हो जाएगा PX, और जब इन दोनों के बीच की एक्सिस इधर है तो वो हो जाएगा PZ। इस तरह से 3 एक्सिस में एक एक P ऑर्बिटल जाता है, PX, PY और PZ। अब हम इनको कंबाइन करके बॉन्ड्स फॉर्म करने वाले हैं। तो पहला था सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में डेफिनेशन थी कि व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग द एक्सिस। अभी हमने देखा PX, PY, PZ में क्या होता है, बीच में एक्सिस होती है। स्पेरिकल S जो होता है उसमें तो एक्सिस का कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सभी तरफ प्रेजेंट है, गोल है। बट P के केस में X, Y और Z डिफर करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ दिखाई है। ये S, एक एटम का S ऑर्बिटल प्लस हो रहा है, कंबाइन हो रहा है दूसरे एटम के S ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पे ओवरलैप हो गई। ये जो शेडेड रीजन है ये ओवरलैप रीजन है जहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। H2 मॉलिक्यूल जो अभी हमने H2 फॉर्म किया था उसी तरह से है। सेकेंड केस में बताया कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बिटवीन S ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल। ये एक एटम का S ऑर्बिटल है प्लस किसी और एटम का P ऑर्बिटल लिया, और इधर S और P में ओवरलैप हो गई। ओवरलैप रीजन शेडेड रीजन में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले अनपेयर्ड रहे होंगे, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा स्पिन वाला, दोनों यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया S और P ऑर्बिटल के बीच में। इसका एग्जांपल है HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 1s यूज़ होता है और फ्लोरीन का 2p यूज़ होता है, P ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का S और फ्लोरीन का P मिलके ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल है सिग्मा बॉन्ड का P ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विथ P ऑर्बिटल। तो इस केस में
P और P दोनों ओवरलैप हुए और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये F2 मॉलिक्यूल का है, 2F के P, ये पहले फ्लोरीन का P और ये दूसरे फ्लोरीन का P ऑर्बिटल ओवरलैप हुए, इधर उनके इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, स्पिन न्यूट्रलाइज हुई दोनों इलेक्ट्रॉन्स की और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक्सिस जो है वो कॉमन ही रहती है। जो एक्सिस यहाँ से पास हो रही है पूरे मॉलिक्यूल की एक्सिस भी वही है, यहाँ पे भी एक्सिस सेम है। इसलिए हमने डेफिनेशन में कहा है कि सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग द एक्सिस। फिर है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के केस में आपको दिख रहा है कि एक्सिस अगर ऐसी है तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा फॉर्म हुआ, एक्सिस के ऊपर दूसरा P नहीं लगा हुआ है, साइडवेज ओवरलैप हो रही है, यानी कि एक्सिस तो यहाँ रह गई और बॉन्ड इधर हो रहा है जो ओवरलैप रीजन है वहाँ पे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप साइडवेज और लैटरली। जब साइड साइड का ओवरलैप होता है इस तरह का। अब ये वाला आप देखो और ये वाला देखो, दोनों में 2P कंबाइन हो रहा है, बट जब सिग्मा बॉन्ड बनता है 2P ऑर्बिटल्स में तो एक्सिस कॉमन हो जाती है और ओवरलैप का रीजन ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। जब साइडवेज ओवरलैप होता है तो एक्सिस अलग अलग रह जाती है और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है और यहाँ पे ओवरलैप रीजन बहुत छोटा सा आता है, इसीलिए ये वीकर बॉन्ड बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन दैट सिग्मा बॉन्ड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू पाई बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। यहाँ पे तीनों केस में आपको दिख रहा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है शेडेड रीजन वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस हो गए। इसके बाद आएंगे आपके बॉन्ड पैरामीटर्स की। चलो अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये तो देख लिया कि बॉन्ड कैसे बनते हैं और कितने टाइप के बनते हैं सिग्मा एंड P, और जब वो बनते हैं तो कौन से ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप होते हैं, एक्सिस कहाँ पर होती है और स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है। ये सारी बातें देखने के बाद अब बॉन्ड बन चुका है तो बॉन्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो 2-3 चीज़ें या टर्म्स यूज़ होते हैं वो पढ़ने हैं, उन्हें कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो आपको बॉन्ड बनाने के लिए लगती है या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कंपैरिजन, कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा बॉन्ड वीक है। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा है। उसी तरह से बॉन्ड एनर्जी अगर देखिए तो बॉन्ड एनर्जी क्या थी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो वो भी सिग्मा के लिए ज़्यादा होगी क्योंकि सिग्मा स्ट्रॉन्गर है तो उसको तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। पाई के लिए बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, मीन्स इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 बॉन्डिंग एटम्स। बॉन्ड एंगल होता है कि जो 3 चीज़ें, सपोज सेंट्रल कार्बन है और उसमें 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए इस तरह से, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल्स भी देखने हैं कि कैसे रहेंगे हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ। स्टार्टिंग विथ बॉन्ड एनर्जी, पहला पैरामीटर स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस अगर आपको दिया है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बॉन्ड ब्रेक करने की, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इन दैट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसे कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। अब ये बॉन्ड एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लग रही है उसका मतलब उसका बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी इज़ मोर इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इज़ मोर। जैसे HCl मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। H और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑल्सो। उसके बाद स्मॉल साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, अगर जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनका साइज स्मॉल है, या फिर प्रेजेंस ऑफ एस बॉन्ड, एस कैरेक्टर ज़्यादा है, सॉरी ये सिग्मा है, प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं हमने देखा। तो सिग्मा बॉन्ड्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो भी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनका साइज स्मॉल है तब भी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है तो भी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और एस कैरेक्टर ज़्यादा है तब भी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ये एस कैरेक्टर वाला पॉइंट आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद समझेगा। और लास्टली यहाँ पे बताया है कि मोर बॉन्ड ऑर्डर एंड लेस रिपल्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑल्सो गिव मोर बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है मतलब बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट है तो उतने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा ही होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है कि सी में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक ही बॉन्ड है, इसलिए 83 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी लग रही है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बट सी डबल बॉन्ड सी में 2 बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हो गई 146 किलो कैलोरी पर मोल, ज़्यादा लग रही है क्योंकि अब 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो ये हुआ बॉन्ड एनर्जी के बारे में। उसके बाद है बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ में आता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज मेजर्ड बाय इट्स डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन यानी कि किसी एक चीज़ का 2-3 चीज़ों में टूट जाना या ब्रेक हो जाना, उसे कहते हैं डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है उससे मेजर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो पहले ही ओवरलैप क्राइटेरिया समझना चाहिए। वो सेम है जैसे हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में देखा कि जब एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप होते हैं तो ओवरलैप ज़्यादा होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। और जब पाई बनता है, पाई बॉन्ड, तो वो साइड से ओवरलैप होता है जो कि बहुत थोड़ा सा ओवरलैप है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है पाई बॉन्ड की। उसी तरह से यहाँ बताया है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, जितना ओवरलैप उतना वो स्ट्रॉन्गर। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, ये भी हमने वीबीटी के पोस्टुलेट में देखा। व्हेन स्पेरिकली सिमेट्रिकल एस ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज़ नो डायरेक्शनल प्रेफरेंस, क्योंकि एस ऑर्बिटल गोल होता है तो उसमें एक्सिस का कोई प्रेफरेंस नहीं होता कि एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है, मीन्स देयर इज़ नो डायरेक्शनल प्रेफरेंस। रिमेनिंग ऑल अदर ऑर्बिटल, बाकी के जो भी हैं एस के बाद वाले, मतलब कि पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, उन सभी ऑर्बिटल्स में स्पेसिफाइड डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ बताया कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स, वाई और जेड एक्सिस में होती है डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप। अगर ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगी, वाई एक्सिस वर्टिकल रहेगी और दोनों के बीच में जेड एक्सिस। तो अगर पी ऑर्बिटल के लोब एक्स एक्सिस में है मतलब ये पी एक्स है, और पी एक्स ऑर्बिटल के लिए पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे ही होती है, वाई और जेड पे नहीं होती। पी वाई ऑर्बिटल के लिए पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस पे होगी, जेड और एक्स पे कुछ नहीं होगा। पी जेड ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे होगी और एक्स और वाई एक्सिस खाली रहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जहाँ पे आपको ये लोब्स बने दिखते हैं, ये शेप बने दिखते हैं, उस एक्सिस पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि ये शेप इलेक्ट्रॉन के पॉपुलेशन का ही शेप दिखाते हैं। तो इस तरह से हुआ ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद 2 पैरामीटर और पढ़ने हैं हमें, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल। उसके बाद आएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना है आपको, तब वो क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास में। और आप चाहें तो ये नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके फिर इन्हें लिख कर रख सकते हैं, एज यू विश। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।